नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो होने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? पहला ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 से 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 20 से 25 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष। तो इसमें हमारा जो विकल्प नंबर दूसरा है वो राइट रहेगा। 15 से 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास जो है अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा जो है वही सही रहेगा। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्टर्न या हॉल? तो किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में हॉल को जाना जाता है। हमारा जो चौथा विकल्प है वो एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जीन पियाजे जे ने जो है 4 प्रकार की जो अवस्थाएं बताई हैं, उसमें उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो कितना निर्धारित किया है? जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से अधिक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो है 7 से 11 वर्ष। हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, सामाजिक या शारीरिक? वाइगोत्स्की जो है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में जो है सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। इसलिए हमारा जो विकल्प है तीसरा जो है वो एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? मित्र, सहकर्मी, परिवार या अध्यापक? प्रश्न है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक समय चलने वाला है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा। क्योंकि जो परिवार है वो एक ऐसी कड़ी है जो बालक के सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक समय तक चलने वाली जो कड़ी है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा तीसरा जो है एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जो है वो किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अनुक्रमिका के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से या अंतः संबंध के सिद्धांत से? विकास जो है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, एक पुस्तक का नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर और इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? हल, थॉर्नडाइक, ब्रूनर या पावलोव? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हल और इन्होंने पुनर्बलन के सिद्धांत को दिया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध धारणा से हो जाता है। उसका संबंध जो है वो धारणा से हो जाता है। उक्त कथन थार्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? अभ्यास के नियम से, प्रभाव के नियम से, तत्परता के नियम से या उपयुक्त में से किसी के नियम से नहीं? तो किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका जो संबंध है वो धारणा से हो जाता है और ये जो संबंध है वो अभ्यास के नियम से संबंधित है। जब हम अभ्यास करते हैं तो उसका जो संबंध है वो धारणा से हो जाता है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वही एकदम करेक्ट रहेगा। 9 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया के नियम को, तत्परता के नियम को, अभ्यास के नियम को या प्रलोभन के नियम को? एक शिक्षक होने के नाते आप
किस नियम को नहीं अपनाएँगे। तो इसमें हमारे जो पहले 3 नियम हैं, इनको अपनाना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो प्रलोभन का नियम है, ये किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा जो है वो एकदम राइट रहेगा। चूँकि प्रश्न में नहीं दिया गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट रहेगा। 10 नंबर प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक गणने ने निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक गणने हैं, वो निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन। मनोवैज्ञानिक जो गहने हैं, वो किससे संबंधित हैं? वो अधिगम के श्रेणी क्रम सिद्धांत से संबंधित हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है, वो करेक्ट रहेगा, अधिगम के श्रेणी क्रम सिद्धांत से। 11 नंबर प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने किया? डेविड वेल्सर, अल्फ्रेड विने, चार्ल्स स्पियर या रॉबर्ट स्टर्न। सर्वप्रथम 1905 में सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड विने तथा साइमन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। हमारा जो दूसरा विकल्प है वो एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से दबाव। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्थपूर्ण संबंध। अर्थपूर्ण संबंध जो है वो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या सहानुभूति करना। तो संवेगात्मक बुद्धि का जो संबंध है वो सहानुभूति करने से है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट रहेगा, सहानुभूति करने से। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवाद, तीसरा है संबंधवाद और चौथा है गेस्टाल्टवाद। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की जो व्याख्या है वो गेस्टाल्टवाद करता है। हमारा जो चौथा विकल्प है वो एकदम करेक्ट रहेगा। 15 नंबर प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं हम अभिवृद्धि। विकल्प नंबर हमारा दूसरा जो है वो सही रहेगा। 16 नंबर प्रश्न हमारा है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। जो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो क्या है? कौशल आयोजन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तित्व या समायोजन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा व्यवहार में परिमार्जन। ज्ञानार्जन यहाँ नहीं है, यहाँ है व्यवहार में परिमार्जन। हमारा जो दूसरा विकल्प है वो एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, अब्राहम मैस्लो, गिलफोर्ड या पावलोव। तो मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है वो दिया गया किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट रहेगा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। 18 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की जो संख्या है वो कितनी है? बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के जो कारकों की संख्या है वो कितनी है? 90, 100, 120 या 200। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या जो निर्धारित की गई है
वो 120 निर्धारित की गई है। हमारा जो विकल्प नंबर तीसरा है वो एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण हैं। भग्नाशा और मानसिक द्वंद्व के क्या कारण हैं? जैविक एवं भौतिक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण या उपयुक्त सभी। तो भग्नाशा और मानसिक द्वंद्व के जैविक एवं भौतिक कारक भी हैं, संवेगात्मक कारक भी हैं और सामाजिक कारक भी हैं। इसलिए हमारा जो उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर चौथा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, शिक्षा के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है प्रधानाचार्य, समुदाय, स्वयं शिक्षक या विद्यार्थी। तो शिक्षा के जो समायोजन की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो होती है स्वयं शिक्षक की। हमारा जो विकल्प नंबर तीसरा है वो एकदम सही रहेगा। स्वयं शिक्षक की जो है इसकी जिम्मेदारी होती है। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।